माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। अवाम को मुबारक हो। पेट्रोल बेस लेवल पे चला गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये बतौर परफ्यूम यूज़ हुआ करेगा। आटा जो है उसकी आप वो बना के रख लें, उसका क्लोज़अप रोटी का उसको फ्रेम करा लें। यार नहीं बात सुने ना, ये इधर से देख के उस दुगना निकाल लेते हैं। कायदे आज़म की तस्वीर उस धोखे से फर्क कर दो। हाँ तो पाटली ठीक है, मुझे कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बचती भाई, बाकी तो सारी वो ठगबाजी है। कुछ सरफराई होगा तो पागल होगा, अब नॉर्मल होगा। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। टैक्सेस की भरमार, मुल्क में महंगाई का तूफान और इस तूफान में फंसे हुए हैं पाकिस्तान के अवाम। अपोजिशन जिसको पार्लियामान के अंदर होना चाहिए वो पार्लियामान के अंदर नहीं है, इस्तीफे दे चुकी है और अब रोडों के ऊपर है। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा पावर शो किया, उस पावर शो की अपनी जगह पर एक अहमियत है, लेकिन सवाल यहां पर फिर भी यह पैदा होता है कि पार्लियामान के अंदर ना होने की वजह से हुकूमत को कितना बड़ा फायदा है और अपोजिशन ना होने की वजह से खुद अपोजिशन को और उसका बिलवास्ता आवाम के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है और जानना यह भी जरूरी है कि जो सुपर टैक्सेस के नाम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अशराफिया से है, यानी पैसे की कलेक्शन अशराफिया से होगी, या इसका इंपैक्ट एक आम आदमी के ऊपर भी पड़ेगा। वो आम आदमी जिसकी टैक्स स्लैब को अगर देखा जाए तो 40,000 रुपए तक वो मोहताज नजर आता है 2,000 रुपए के रिलीफ का, लेकिन जब उसकी इनकम 50,000 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, यानी वो हुकूमत को देने का मोहताज हो जाता है। 40,000 रुपए पर लेने का मोहताज है, 50,000 रुपए के ऊपर देने का मोहताज है। तो ये किस तरह की टैक्स स्लैबिंग है, इसका नुकसान, इसका इंपैक्ट एक आम आदमी के घराने के ऊपर कैसे होता है, और एक शख्स जो 28 से 30,000 रुपए माहाना कमाता है वो किस अंदाज से अपने घर का बजट डिजाइन कर सकता है जब बजट हो ही IMF का इम्पोज्ड, इम्प्लीमेंटेड और मंजूर शुदा। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज की नेशनल डिबेट में जानेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग पुराना पाकिस्तान, हैशटैग पुराना पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्जियाकार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी और नक्काद जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि एक कम 250 रुपए फी लीटर मिलने वाले पेट्रोल और पुराने पाकिस्तान में आपको कैसा लग रहा है सर? माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। अवाम को मुबारक हो, हुकूमत को इससे ज़्यादा मुबारक हो। और पेट्रोल बेस लेवल पे चला गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये बतौर परफ्यूम यूज़ हुआ करेगा और पूरा मुल्क इसी तरफ जा रहा है। आटा जो है उसकी आप वो बना के रख लें, उसका क्लोज़अप रोटी का उसको फ्रेम करा लें, इस तरह की चीज़ें हैं। मामला शुरू है, इख्तिताम देखे कहाँ होता है। सर, सुनने में आ रहा है कि इसहाक डार साहब कुछ दिन बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो तमाम शक्लें जिनसे हमें बेजार होने का इंदिया दिया गया था और हमें ये दिखाया गया था कि आईना ऐसा ही है कि इनको दिखाएं, अब वो सारी की सारी शक्लें वापस आती जा रही हैं। सर देखिए, बात सुने, मुझे आप एक दो सवालों का जवाब दें ताकि आपके व्यूअर्स को बात समझने में मज़ीद आसानी हो। सर, पहली बात यह है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर होता क्या है? वो मुंशी होता है, वो कोई पेटी अकाउंटेंट होता है, वो कोई क्लर्क होता है? अच्छा, जाहिर है नहीं, वो तो पॉलिसी, मोटी मोटी बात। बेशक। दूसरी बात यह है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं दुनिया में आम,
हेड्स ऑफ द स्टेट भी उस पर मकालमा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो इसको वहाँ क्या तकलीफ है? वहाँ बैठ के सारा काम करें, वहाँ बैठ के मॉनिटर करना सन 2022 में भाई मेरे ये मुश्किल है। हम लोग अगर कभी बाहर जाते हैं तो बाहर बैठ के अपने अपने चैनल्स पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं। किस ज़माने में? उसने आके यहाँ क्या करना है? घर का नाम हजबेरी हाउस, पेशा हेरा फेरी। देखो ये बुनियादी तौर पे आ रहे हैं शहबाज शरीफ पे चेक रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए। ये याद रखना, हफ्तों के अंदर बात खुल के सामने आ जाएगी। हफ्तों में आने के बाद मीटर डाउन करना हफ्तों का, आज से नहीं। द डे ही लैंड्स एंड देन टेक्स ओवर, उसके बाद आप देखना क्या तमाशा होता है। उसकी वजह है, देखो ये दुनिया का बनी नौ इंसान की टोटल तारीख, इस खेल में बाप बेटा कोई शय नहीं होते। लोगों ने बीवियां मरवा दी, बेटे मरवा दिए, बाप मरवा दिए। औरंगजेब आलमगीर जैसा बंदा जिसे हम कहते हैं कि बहुत आला, उसने ना कोई कहते हैं ना नमाज छोड़ी, ना कोई भाई छोड़ा, हत्ता के बाप भी नहीं छोड़ा। सलमान शिको पेश हुआ, उसने काफ़ी देर के बाद उसको देखा था। ही वॉज सच अ हैंडसम बॉय, दारा शिको का बेटा सलमान शिको। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। खुद औरंगजेब कहता है कि वो इतना खूबसूरत था, मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, खूबसूरत तो सांप भी बहुत होता है। सब मरवा दिए। तो ये कोई आसमान से उतरी मखलूक है? वो इनके तो दूर दूर तक तो आगे पीछे इक़्तिदार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज लगता है पाकिस्तान बना ही इनके लिए था। तो भाई क्या मियाँ नवाज शरीफ वहाँ बैठ के ये कंसर्न नहीं होगा कि अगर भाई हिट हो गया, जैसे वो बंदा पंजाब के एक वज़ीर आला के तौर पे कामयाब वज़ीर आला, नेक टू नेक मुकाबला अगर करें आप, उसकी वजह है कि भाई ऊपर वज़ीर आज़म था तो बड़ी आसानियाँ थी। मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही के साथ मियाँ शहबाज शरीफ को आप कंपेयर कर सकते, नेक टू नेक मुकाबला। तो वो चाहेगा कि इन हालात में शहबाज शरीफ टेक ऑफ कर जाए। ओ भाई सारा सो कॉल्ड जो वोट बैंक है, अव्वल तो वो काफ़ी पिघल चुका है। जून जुलाई में ब्लॉक रखते हो ना सामने बर्फ का, वो पिघलता हुआ आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन सडनली पता लगता है गायब हो गया। इनके वोट बैंक के साथ वो हो रहा है। इसका 1001 सबूत मौजूद है। बाकी अगर कोई चूं चूं किसी ने करनी है तो वो करता रहे या करती रहे, उसको छोड़ें आप। अगर इन हालात में शहबाज शरीफ ने डिलीवर कर दिया तो नवाज शरीफ पार्ट ऑफ द फैमिली इज टोटली गॉन, and that is going to be the end of their politics। ये तो वो कभी भी नहीं होगा, आप देखते जाओ। डार्लिंग को आने दो। लेकिन सर अब आप जिस तरह आप टेक ऑफ की बात कर रहे हैं, तो मेरे जुमलों को इन्वर्टेड कॉमास में समझते हुए कि ये वाला शहबाज, इस तरह का तैयारा जो धुआं दे रहा है इतनी महंगाई के अंदर, वो टेक ऑफ करने की पोजीशन में है। पहले तो इसके ऊपर कमेंट कर दें, बाद में इनकी फैमिली पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मुश्किल है, इट इज मोर और लेस एन अनअचीवेबल टारगेट, बट कोई भी सेंसिबल आदमी किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। ये याद रखें, चाहे उसका रिमोट चांसेस हों उस बात के। मैं तो एक मफरूज़े की बात कर रहा हूं ना, तो खतरा होगा कभी कि कोई ऐसे ही कोई 2-4 आइडियाज़ हो सकते हैं जो लोगों में क्लिक कर जाएं, कोई बात हो सकती है लोगों को। देखो कौन जानता था कि इमरान को फारिग करने के बाद इमरान का ग्राफ 7वें आसमान पे चला जाएगा पॉपुलैरिटी। मेरी पूरी उम्र बीती है इसी काम में, मैं कसमन आपको कह रहा हूँ, मुझे गुमान नहीं। वही अगर फने खान को बनने का शौक है किसी को तो वो कह दे, मैं नहीं जानता किसी एक आदमी को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लोग कह रहे थे कहानी खत्म, फिर क्या हुआ? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो अप हुआ है, और हम सब ने ये विटनेस भी किया है बाय द वे, लेकिन अप होते हुए इस ग्राफ को कैपिटलाइज कर पाए हैं इमरान खान, इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे हसन निसार साहब?
That is different. Every human being is a victim of his own temperament. अरबी में कहते हैं कि अरबी के एक मुहावरे का तर्जुमा है कि इंसान अपनी उफ्तादे तबा का असीर होता है, अपनी उफ्तादे तबा, अपने मिजाज, अपने टेम्परामेंट के जिंदान में होता है। आका से पूछा किसी ने कि आका ने फरमाया कि मुझे कोई क्रेडिबल बंदा कहे कि ओहद अपनी जगह से हिल गया है तो मैं मान लूंगा अगर बंदा क्रेडिबल है। और बाद में जियोलॉजी ने बताया सदियों बाद कि ऐसा होता है, ओवर सेंचुरीज माउंटेन्स मूव। लेकिन आका ने फरमाया अगर को मुझे कहे कि आदमी अपनी आदत से बाज आ गया है, मैच्योरिटी के लेवल पे, टीनेजर नहीं, वो छोड़ते हैं पकड़ते हैं, तो वो मैं नहीं मानूंगा। तो इमरान का एक अपना मिजाज है। पॉलिटिक्स देखें, बात सुने, शायद आपसे पहले भी एक बार बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, हमारी अपनी गपशप में। देखें, हर तरह एक बिहेवियर होता है। पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी बुनियादी बात है। पॉलिटिक्स में पानी का बिहेवियर चाहिए। आप इस जग में डालें, पानी वो रूप इख्तियार कर लेगा। आप इस एशट्रे में डालो, वो इसका रूप, बाल्टी में डालो, बाल्टी में। इमरान में एक ख़ास तरह की रिजिडिटी है, अगर उसमें तब्दीली आए। देखें ना, एक सीरीज़ ऑफ, खुद इमरान ने माना है पिछले दिनों या 2-4 दिन पहले की बात है कि मैंने बहुत गलतियां की। वो गलतियां बुनियादी तौर पे क्या हैं? बेसिक कॉमन सेंस की बात थी, उसमें कोई फलसफा नहीं। एक अनगवर्नेबल मुल्क को आप चलाने आ गए हो, तैयारी सिफर है। कौन करता है? ये तो मेरे जैसा अहमक ना करे। फिर पार्टी के अंदर जिनके एहसानात गिने नहीं जाते, वेदर इट इज जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान, आपने किया क्या? अच्छा, पार्टी के बाहर बाकी सारी पार्टीज के साथ सींग फंसा लिए, ओके, वो भी ठीक है। वो भाई MBS को नाराज कर लिया, वो फलां को नाराज कर लिया, यूरोपीय यूनियन दुम पे खड़ी हो गई, अमेरिकन अभी उनका स्टेटमेंट आया 1-2 दिन पहले। ये क्या तरीका है? आप एक फेज्ड आउट प्लान होता है जिंदगी में, आप इतने महाज नहीं खोलते। और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क जो अधमुआ हो चुका हो, जिसके पल्ले ही कुछ ना हो, जिसका पासपोर्ट टके टोकरी हो, जिसकी आइंदा नस्लें गिरवी पड़ी हैं, जहां लोग रोटी के लिए कलप रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम। एक मुल्क जिसका कोई दायां बायां नहीं, ना इंसाफ है, ना अनाज है, ना इलाज है। वहां बैठ के एक ऐसे और बंदे देखो, और सुभान अल्लाह भाई, वो शहजाद अकबर, वो चलता फिरता, वो क्या, वो बिस्तर बंद, क्या ठोक लगा गया, वो क्या वारदात कर गया, वो पता नहीं किसके साथ कितनी देर में, कितने में मुका वो। मेरा ख्याल है वो जाहिर है ये चीज़ें हैं जो एक आवाज़ किसी बच्ची को आंख मारे तो वो कैसे साबित करेगी? तो उसने तो बहुत सारी आंखें मारी। वो हो गया, वो जो एक और था आजम खान, ये पता नहीं क्या कोई ब्यूरोक्रेट था, मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो भी था वो। हाँ। पंजाब के बारे में कख भी नहीं जानता था। जिस बंदे को देखा ये उनका आदमी है। ओ भाई, कैरियर ऑफिसर किसी का आदमी नहीं होता। कोई मतलब 1-8% होगा जिनको कोई मियाँ नवाज शरीफ से कोई इश्क हो गया होगा, या शहबाज शरीफ से पे वो फरीफ्तगी तारी हो गई होगी उसको देख के, हाल पढ़ते होंगे इनको देख के, को मजनू बन गए होंगे, को लैलाएँ बन गई होंगी। अदरवाइज कैरियर ऑफिसर तो कैरियर का होता है, वो सर्वाइवर होता है, उसने जिंदा रहना होता है। आप उसकी पुष्ट पे हाथ रखें, उसे कहें शाबाश बेटा, यार तुम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हो, तुम्हारी शोहरत ये है, लेकिन आई अंडरस्टैंड आप लोगों की मजबूरियां होती हैं, गो हेड। हद हो गई यार, कैसी कैसी गलतियां, इतने महाज। तो ये अगर बुनियादी और फिर फौज के बारे में देखो, बात सुनो, मैं डे 1 से, मेरा आज का स्टांस नहीं है, इस मुल्क में इदारा ही एक है, बाकी छोड़ो। जी जी।
और इदारा में ये नहीं कह रहा कि वो फरिश्ते हैं और खामियों से पाक हैं और फलाना है, कतन नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए, यहाँ के गले सड़े इदारों को सामने रखते हुए, जब आप आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, 7वीं बड़ी प्राइड है ये, कौम के पास लिया दे के हो रहा है कि एक बच्चा, याद रखना आप, हमारे ख़ानदान में थे ये जो अनवारुल हक शहीदी असेंबली के पे जो सड़क है, मेरे वो कदम थे, ये नहीं, एक बच्चा जब जाता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करता है जी जी, और पहली बार जब वापस आता है घर छुट्टी पे, सगी मां नहीं पहचान सकती, उसका खून निचोड़ लिया जाता है, उसका सारा मैनरिज्म, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, हर शय तब्दील हो गई होती है, उसको निचोड़ के रख देते हैं, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ के। सगी मां नहीं पहचानती है, मैंने खुद देखा हुआ है। और कोई आदमी अगर दयानतदारी से जिसको ये थोड़ा सा भी तजर्बा हो, बता देगा, सगी मां कहती ये कौन आ गया, मैंने तो बेटा भेजा था, ये तो स्केलेटन आ गया उसका कुछ भी वो नहीं रह गया होता, उसकी चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना, मैनरिज्म, शक्ल, हेयर कट, चर्बी ढल गई होती है, तो स्केलेटन सब पहुंचता है घर, तो मां नहीं पहचानती हो भाई। और फिर यू रफ इट आउट ऑल द वे, कुछ जर्नैल बनता है रस्ते में, पता नहीं शहादतें भूलती नहीं है, मुझे आज तक उस बेवा का चेहरा नहीं भूला, यंग कैप्टन या मेजर था, ये चंद महीने पहले की बात, उसके ताबूत के ऊपर वो शीशा लगा था और वो यूं करके, और वो बच्चे नहीं मुझे भूलते, एक और फौजी अफसर, वो बड़ा भाई जो खुद बहुत छोटा है, वो लोगों से कह रहा था मेरे भाई को ना बताना कि मेरे बाबा मर गए, खुदा का खौफ करो, बेशर्मी बेहयाई की को हद होती। रह गया पॉलिटिशियन, कोई कान टूटा, 4 पैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बेदादा की तरफों, खुरा नप के देखो तो अंग्रेजों का वो पालतू है, ये जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनको कहते हैं क्या, इलेक्टेबल्स, वो क्यों बाजुओं की जगह इनको को पर लगे हुए हैं, इलेक्टेबल्स क्यों, खुरा नपोगा इनका, इनमें से कौन कब चुदराहट उसको नसीब हुई और किन ने उनके सरों पे पगड़ियां रखी, ये है इलेक्टेबल्स। बाकी कौन है, फॉर्च्यून हंटर्स, कब्जे ग्रुप, पता तो करो, पता तो वो करे जिसको पता ना हो, ये तो कॉमन नॉलेज है भाई, आप तो यू आर जर्नलिस्ट माशाल्लाह, वो तो बाकी आम आदमियों को पता है, कान टूटे होते हैं सारे। वेरी राइट, जो ज्यादा वेरी झूठ राइट। बोल अच्छा सकता सर, है, जो इससे ज्यादा पहले पैसा कि खर्च हम कर सकता है, जो ज्यादा खान साहब बदमाशी की कर सकता है, स्ट्रेटेजी और इलेक्ट हो खान जाता साहब है। के इतने फ्रंट्स खोलने के बाद वापसी के इम्कानात के ऊपर बात करें, आपने शुरू में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ये इसहाक डार साहब को आपने कनेक्ट कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब से, जो चेक रखना चाहते हैं शहबाज शरीफ और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के ऊपर। तो आपको ये प्रॉपर एक क्लियर डिवाइड नजर आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब इज नॉट हैप्पी के आने वाले दिनों में हो सकता है कि शहबाज शरीफ कामयाब हो जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर? यार देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज को सियासत में रूल आउट नहीं करते सर, ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, 2+2 वाला काम नहीं है ये, इसमें एक पॉसिबिलिटी कोई आ जाए रेस्क्यू करने, सीरियसली। आज अगर एमबीएस डिसाइड कर ले मोहम्मद बिन सलमान, वो करेगा नहीं, अगर कर ले, चाइनीज अगर किसी वजह से कर लें कि बेल आउट करना ही करना है, तो गदागरों का क्या है, इनका क्या है, तो पुराने के इसका मुंह मोतियों से भर दो, किसी को लाड आ जाए, प्यार आ जाए, तो तरस आ जाए, द वे दे आर बेगिंग अराउंड। ये जो टर्की में जाके जो शहबाज शरीफ ने कहा, ये एमबीएस ने कहा है कोई काम करो, तुम क्या ठूठा उठा के आ जाते हो, ये सारी बातें जो हैं, किसी को अगर रहम आ जाए तो मुझे क्या पता भाई, दौरा ही पड़ जाए शहबाज शरीफ, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कौम के सामने दे कि ये इतना मैं रख रहा हूं, मेरे बच्चों के ये घर होंगे, इतना मैं रख रहा हूं, बाकी जो कुछ है।
मैं कौम पे बड़े उनको इस तरह के लफ्ज़ आदाबर्स वाले वो डिक्शन है, निछावर कर दूंगा तो पता नहीं दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह की ज़ुबान बोलते हैं ना, तो वो कहें कि मैं निछावर कर रहा हूँ, चलो MBS आँख पकड़ ले, कोई पकड़ ले। अमेरिका ही अगर सोचे कि यार ऐसा ये मैनेजेबल आदमी है, पोलाइट है, हम्बल है, फलाना है, फिर क्या है, एनीथिंग कैन हैपन। एक पॉसिबिलिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और साथ में ये कह रहा हूँ कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप विजुअलाइज करें इसको, ये होता है ये नहीं होता है बात की बात, वो देखने के लिए यार ये क्या कोई जुगाड़ लगा रहा है, कोई इस तरह का कोई काम शाम ये वो, या अब फैसले, खैर छोड़ें इसको तफसीलात को। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं यहीं से कनेक्ट करता हूं एक और चीज को। एक लफ्ज है सुपर। सुपर का लफ्ज जो मैंने इसकी लग़वी माने समझे हैं, और इसका इंप्रेशन या इम्पैक्ट जो होता है वो आप कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग तो नहीं बट इंक्लाइनिंग पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, यानी किसी अच्छाई की तरफ जा रहा होता है वो। ये सुपर टैक्स की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई? मुझे ये समझ में तो आता है कि सुपर रिलीफ किसी को अगर दिया जाए, और यहां पर सुपर रिलीफ क्या है, 40,000 रुपए के ऊपर 2,000 रुपए को सुपर रिलीफ कहा जाता है, और उससे नेक्स्ट स्लैब में 50,000 रुपए के ऊपर अगला टैक्स पे कर रहा होता है। यानी 40,000 रुपए वाला मोहताज है कि उसको 2,000 रुपए दिए जाए, लेकिन 50,000 रुपए वाला इतना वसीउल कल्ब है कि उससे पैसे लिए जाएं। हम इस तरह के इकोनॉमिक साइंटिस्ट के साथ हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। तो ये जो सुपर टैक्स लगाया है, ये आपको कुछ समझ में आता है, ये जायज था? यार नहीं, बात सुने ना, ये इधर से देख के उस दुगना निकाल लेते हैं। रुपया डिवैल्यू, फ्रॉड की आखिरी इंतहा है। मैंने तो यहां तक कहा है कि जब तक ये इस मुल्क में ये फ्रॉड चल रहा है, कायदे आजम की तस्वीर उस धोखे से फर्क कर दो, करेंसी नोटों से कायद की तस्वीर हटा दो, उस पे फजल रहमान हो, शबाज शरीफ हो, उसमें जो बाकी आएंगे जो भी हैं, सही इनकी तस्वीरें लगाओ। चूंकि 5,000 का नोट तो घट के रह गया 2,000 का। कायद जैसा अपराइट आदमी जिसके बारे में उनके राइवल्स कहते थे, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, जुमला सुनो जी, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट हु इज नॉट, not purchasable, who's not corruptible or purchasable, उस बंदे की फोटो लगाई हुई है तुमने। 5,000 का नोट एक बंदा बेवकूफ उठाए फिर रहा है, उसको पता नहीं ये तो 2 का रह गए हैं। और दूसरी बात, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है ही इकोनॉमिक्स की। ये जो सुपर टैक्स मैक्स है, अल्टीमेटली भाई मेरे आपने देना है, मैंने देना है, रेडी वाले ने देना है। यही तो मैं कह रहा हूं सर। ओ यही देखो, पानी जाता है ढलान की तरफ, ये फ्रॉड है। सुपर टैक्स, वो क्या कहा था उसने, मिफ्ता ने, कि मेरी मिलने पे भी लगेगा, वजीर आजम के बेटे की मिलनों पे भी लगेगा। और तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे सरों पे सींग है। ऐसे बात कर रहा था जैसे पता नहीं क्या कोई दान दे रहा है, ये हातम ताई है जिसने अपना घोड़ा ज़बह करके मेहमानों को खिला दिया है और उसको खुद नहीं पता सुबह उसने क्या खाना है। बट टोटल ड्रामा। हर टैक्स अल्टीमेटली नादार आदमी तक जाएगा, अवाम देंगे। फ्रॉड है ये सुपर टैक्स। टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द पीपल। या फिर वो जो अमेरिका में तहरीक चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तुम अवाम पे लगाओ टैक्स, लेकिन 80% 90% अवाम नजर आए। वहां तोंदे, सूट, टाइयां, एक्सपेंसिव गाड़ियां, प्रोटोकॉल, वाह है। ये मासी दा बेड़ा बनाया है। ये क्या है? ये क्या है? अवाम को लाओ ना।
ये भूखे नंगे जो हैं, इनको, इनमें से जो पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाहिलों को ले जाओ, लेकिन अवाम ने, एक टॉप के इंजीनियर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मुतमब्बल हैं, खुशहाल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये काम ही गुंडों का रह गया है। वो नहीं आते। और लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर माई पर्सनल फ्रेंड्स, वो उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, फलाना, थूकता भी नहीं कोई पॉलिटिक्स पे। वजह काम लफंगों तलंगों का है, ये काम ही एक खास तरह के लोगों का है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ये याद रखें, एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। हमारे यहाँ भी मिराज खालिद साहब जैसे लोग थे, सो मैनी अदर्स, लेकिन उनकी परसेंटेज आटे में नमक बराबर भी नहीं। जितने अवाम हैं उसी तनासब से उनको लाओ असेंबलियों में, लगाओ टैक्स, छितर मारें तुम्हें। 80% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वाइट कॉलर लोग हों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये वो इस तरह के लोग बथेरे हैं। औरतें, बेगमात, वो अच्छा परवेज मुशर्रफ साहब ने एक नियाज़ाब स्पेशल खुसूसी नशिस्त, कदी खुसूसी नशिस्त भाई, तेरी की खुसूसी है? आम औरत होती नहीं, बेगमात का रेबड़ है, उलाओ ना वहां, रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, को टॉप की डॉक्टर हो, रिटायर्ड, सोबर, लाओ उनको। मौत पड़ती क्लब है एक खास तरह के लोगों का, और जो बंदा इनमें घुसता है उसकी कोशिश होती है कि मैं इनके रंग में रंगा जाऊं। वो आवाम का हिस्सा नहीं, वो इनका हिस्सा बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्लिप्स कर चुके होते हैं, ये डोमिनेट कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी में अगर गुड आ जाएगा, माइनॉरिटी भी गुड की तरफ चली जाएगी। ये उसूल है, प्रो खैर माशरा और प्रो बदी माशरा, ये तो सारे का सारा खेल ही और है। तो इसलिए ये जमहूरियत शमूरियत नहीं हसन साहब, देखें, अब एक मैं माइंडसेट की भी बात कर रहा हूं। ये हमें किस तरह के माइंडसेट से पाला पड़ा है, जो अवाम से ये तवक्को रखता है कि आप चाय थोड़ी कम मिकदार में पिएं ताकि मईशत बेहतर हो, लेकिन जिस कमरे में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां पर एयर कंडीशनड का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। यानी वो अपने आप को तो बचत की तरफ नहीं ले जाते कि 26 पे रखे हैं, आपसे तवक्को रखते हैं, पब्लिक से तवक्को रखते हैं कि आप चाय कम पिए। तो ये किस तरह का माइंडसेट है कि उसने अगर चमड़ी उधेड़नी है तो आम आदमी की उधेड़नी है, उसने अपने आप को कट डाउन नहीं करना, अपने फैसिलिटीज को कट डाउन नहीं करना। देखो, आसन इकबाल ने जो बात की है, मैंने भी उसे काफ़ी रिडिक्यूल किया है। वो एक बुजुर्ग बात एक कहा करते थे, मुहावरा भी है, कि ये मत देखो कौन कह रहा है, इस पे गौर करो क्या कह रहा है। लेकिन मुसीबत ये है, आसन इकबाल, क्या बात करूं, अजीब से, ये पढ़े लिखे, पता नहीं किस टाइप के पढ़े लिखे, इनके पास विजन नहीं होता, डेप्थ नहीं होता, क्लर्क होते हैं ये, क्लरिकल माइंड्स, किताबें उगलते निगलते हैं, इनको समझ नहीं आती बात की, इनमें विजडम नहीं होती, इनमें विजन नहीं होता। अब बंदा पूछे, और तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा मिल रही है, तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि बात क्या है, उन्होंने कहा क्या कौन रहा है, शक्ल देखो, इस पे जचती है, नहीं जचती। वजह है इन्होंने कौम को जाहिल रखा ताकि इनके वो अजारादारियां कायम रहें। अब वो मुसीबत ये है कि ये ढंग की बात भी करेंगे तो लोग थूकने पे भी तैयार नहीं, ढंग की बात भी सुनने पे तैयार नहीं। ये तो 74 साल में इन्होंने अवाम को इतना दबा के जहालत और गुर्बत के अलावा दिया क्या इन्होंने आम आदमी। वो 74 साल में, मैंने इस मुल्क के एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को कहा, मैंने कहा जी आप 74 साल में मुझे सड़क अबूर करना तो सिखा नहीं सके, गल्ला सुन लो इन्हें दियाँ फुड़। और तुम्हारे जो सरकारी स्कूल हैं कभी जाके देखो, कचरा, असातिज़ा भी कचरा, इनमें से जिसका दिल करे आए, मैं 2-4 टॉस कर लेते हैं, ये नहीं कि मैंने कोई तैयारी की है, जो आके विज़िट करो मेरे साथ। उन्हें तो पंजाबी ठीक नहीं बोलनी आती सरकारी स्कूलों की, यही बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल बाद इस मुल्क को रन कर रहे हैं ना, चूँकि जो एफ्लुएंट बच्चे हैं, खाते पीते घरों के, अच्छी जिनकी स्कूलिंग है, उनमें से तो 80% ने रहना नहीं,
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पूरे हल्का अहबाब में एक भी नहीं है जिसके बच्चे, किसी के सारे बाहर हैं, किसी का एक आध यहाँ रह गया, बाकी सारे बाहर हैं, किसी के बिल्कुल ही सारे बाहर हैं, बेटियां ब्याही गई वो भी बाहर हैं। तो ये क्या है ये? इनको खौफ भी नहीं आता, इन्हें अपनी भेद लगाम बढ़ती हुई आबादी से भी खौफ नहीं आता। ये पता नहीं किससे डरते हैं, मुकद्दस माफियाज हैं इस मुल्क में, उनसे खौफ ज़दा है। ये उनसे बिठा के डायलॉग ही नहीं कर सकते कि तुम लगो आगे, बदबख्तो तुम बताओ कि हमें हुक्म है इत्तदाल का और मयाना रवी का। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है मयाना रवी और इत्तदाल, और ये इबादत में भी है, खाने में भी है। तो औलाद बढ़ाने में क्यों नहीं है? हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वसाइल हैं नहीं, और ये ज़माना अब तादाद का नहीं है, इस्तेदाद का है। मैं 32 साल हो गए, मैं यार ये मैंने अपने से अहद किया था कि मैं हर साल 3-4 मौजूआत पे हर साल कम से कम 1-2 कॉलम लिखूँगा, और मैं मसलसल कर रहा हूँ। उनमें से एक पॉपुलेशन है, कभी सुना है किसी चज के बंदे के मुंह से कोई मेरे जैसा कोई चवल जो है वो बोल दे या फलाना? अदरवाइज कभी सुना इमरान के या नवाज शरीफ के या ये शहबाज शरीफ के या आसिफ जरदारी के मुंह से ये बात कभी तगड़े अंदाज में सुनी? नहीं। रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है, और बच्चा तुम्हारा अभी उसके दांत पूरे नहीं निकले होते, तुम उसको किराए पे चला देते हो। कहां कहां वो बच्चा अब्यूज नहीं होता? पट्ठों पे बैठे हैं, पान सिगरेट की दुकानों पे हैं, ये जहां पंक्चर लगते हैं उन दुकानों पे छोटे छोटे, वो क्या छोटे, ये तुम्हारा असली चेहरा है। लेकिन नहीं, ये कभी ढंग का काम नहीं करेंगे, ये ड्रामे करेंगे, नौटंकियां करेंगे। अब भी जो हो रहा है इस मुल्क में ये इन्हीं का किया धरा है। इमरान तो आया ही 3.5 साल के लिए, 4.5 3.5, उसमें क्या कर लिया उसने? भाई तुम जहां मुल्क छोड़ के गए थे वो तुमने छोड़ा। 30 साल तुम दिहाड़ियां लगाते रहे हो, इनकी टर्म्स इकट्ठी करो। और एक बात याद लेकिन सर, ऑपोजिशन तो ये है, एक मिनट सर इनके इन वारदातियों का ऑपोजिशन का जमाना भी शामिल करो। ये याद रखना, ऑपोजिशन को कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। ट्रू। इनका असर रसूख हेरा फेरी पता नहीं होता। ये कल ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ जेल 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਲ वजीर होएगा या वजीर आजम होएगा या जो भी होएगा। तो इनका तो अपोजिशन के दिन भी इनके लिए मौसम बहार ही होता है। जी मैं ये कह रहा था कि सर फिर शुमिय किस्मत तो ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि 3.5 साल तो बड़ा कम टाइम था और इन्होंने तो बारियां ली और 30-40 साल तक मुल्क को लूटा, अब उनके वापस आने में भी तो देर नहीं लगी ना, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? फिर तो खान साहब सही रोना रोते हैं। हाँ, तो पार्टली ठीक है, लेकिन उसमें देखना ये है कि अगर आपका मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, यू टर्न अगेंस्ट मी, तो मुझे आपको बुरा भला कहने से पहले मुझे कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल दुरुस्त। तो फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई, 2 तरफ से होता है, और उसमें 2 फरीक होते हैं, सुलह में भी जंग में भी। उसमें यह तो हो सकता है कि एक ने ज़रा ज़्यादा ज़रब लगाई हो, एक ने ज़रा कम लगाई हो, तो वो तो जाहिर है को नाप तोल के तो नहीं बंदा वार करता है एक दूसरे पे, तो वो ठीक है। हर जगह महाज खोले। अभी तो कह के हटाऊं मैं, ये किसने किया? वो तहम्मुल, बुर्दबारी, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, जिसमें पॉलिटिक्स, बाकी तो सारी वो ठगबाजी है। हो गए लुट मार की थी, सीटियां मार दे और निकल गए। मुल्क की इंतजामिया के पल्ले कुछ रह गया है? कुछ सरफराई होगा तो पागल होगा, अब नॉर्मल होगा, करेगा। अदरवाइज ये क्या है? तो ये सारे मौजे हो नहीं चुके, ये दूसरा मौजा है।
मतलब इतनी वहशियाना तरीके से भुट्टो, मैं देखें आउट ग्रो कर चुका हूँ, मेरा कोई हीरो शीरो ये वो मेरा नहीं है, मेरा मुद्दतों से इशू ही ख़त्म हो गया है। हालांकि मैंने पीपल्स पार्टी के लिए जेलें शेलें काटी, बड़े मैगज़ीन निकाले, उस ज़माने में अपना बड़ा पैसा बर्बाद किया और ये और वो। इश्तिहार तो हमें ज़ाहिर मिलते नहीं थे, तो अपनी जेब से ही सारा करते थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे कि तू पागल है, तो मैं उससे कहता था यार मैं मुजरा नहीं सुनता, बस मेरा यही शौक़ है, बस ख़त्म। तो सारा कुछ किया, अब नहीं, किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है। तो ये वाली बात है ना जो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इतनी मिसालें आपके सामने, फिर आप यही सवाल कर रहे हैं। भुट्टो को दरिंदगी वहशियाना तौर पे, इफ आई एम असैसिनेटेड, मैं आपको 7वीं बार पढ़ रहा हूं आजकल भुट्टो की, कोई मेरे अंदर किसी के लिए कोई दर्द नहीं रह गया, आंसू आ जाते हैं। इतना बड़ा भेड़िया, वो एहसान फरामोश आदमी, जैसे एक कुबड़े से आदमी को, अजीब मस्खरे से आदमी को, वो मुजीबुर रहमान आईजी रहे पंजाब के, भी डेथ हो गई कई साल पहले, वो सिंध के भी रहे आईजी। उनकी किताब है, मुनीर अहमद मुनीर साहब ने, तवील इंटरव्यू है वो, किताब क्या है, इतनी मोटी किताब है लेकिन वो बहुत एक लंबा इंटरव्यू है, पढ़ के देखें ज़िया-उल हक के बारे में फौजी क्या कहते थे, उसने क्या नहीं किया, लेकिन बेनज़ीर आई, दोबारा फिर आई। वो खातून की अगर असैसिनेशन वगैरह ना होती, वो तीसरी बार वो वजीर आजम होती, नवाज शरीफ नहीं। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। गई, फिर उसी भुट्टो का दामाद प्रेसिडेंट रहा, आज उसका नवासा कम सिनी में बच्चा है अभी, वो इस मुल्क का, जिसका बेचारे का बागा पीछे, वो इसका वजीर खारजा है। वो इतनी मिसालें आपको दी हैं, तो आप उनसे इमरान की वापसी को हैरान कौन होगी? कुछ भी नहीं है। जहाँ को सर पैर होता है, मुझे को लोग पूछते पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा यार मुझे अमेरिका के, लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने फ्रंट्स बहुत ज्यादा खोल लिए हैं मुखालफीन के? ओ यार, बड़े लोगों ने बड़े फ्रंट खोले हैं, दे गॉट अवे विद इट। ये इमरान से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि मैं आई न्यू हिज टेम्परामेंट, थोड़ा बहुत, चूँकि मेरा सलाम दुआ है काफ़ी देर से। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो बंदा अपने आप को अगले कुल वगैरह से, उसको एडवाइस करने को भी दिल नहीं करता, और मुझे वैसे भी शौक़ नहीं। मैंने कहा ना, मैं तो बच्चों को नहीं करता। मेरा बेटा 18-19 साल क्रॉस करते ही तो आई स्टॉप। जनरल गपशप होती है, बाकी वालों को हाँ बाबा ये इस तरह, तो मैं कहता हूँ हाँ यार मेरा तो ये इनपुट है, जो करना करो, इट्स योर लाइफ। हम तो भाई अब हमें रेजगारी रह गई, मेरे पास ज़िंदगी या उम्र के बड़े नोट तो मैं खर्च कर चुका हूँ। मैं किस चक्कर में है, मैं एडवाइस नहीं देता फिरूँ। और कंसल्टेंसी मैं अगर करूँ तो वो तो बहुत महंगा आदमी हूँ मैं। अच्छा, वैसे हसन साहब, है तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चले मैं पूछ लेता हूँ, आखिरी बार आपने वोट कब किया था? वोट कब कास्ट किया था आपने? मैंने आज तक इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया। मैं भी आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ वैसे, बाय द वे। जिंदाबाद, शाबाश। जब तक आजमाए ना, ये फैशनी जो है ना, ये इस मुल्क का मसला है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और ना तू अपनी पसंद ना पैदा हुई, ना तेरी पैदाइश में तेरा रोल, ना तेरी मौत में तेरा रोल, ना तेरे नक्शो निगार कद काठ में तेरा कोई रोल, ना तेरा ब्लड ग्रुप तेरी पसंद का, ना तेरे माँ बाप, ना तेरा मुल्क, ना मजहब, ना फलाना। मेरी तेरी मर्जी कैसे हो सकती है? अच्छा, यही सेंसिबिलिटी, यही हिमाकत दूसरी तरफ है, मेरा मुल्क मेरी मर्जी है। कोई पूछने वाला, वो किथे गया हो, मुल्क सवारो कर्ज उतारो, वो तेरियां पीलियां टैक्सियां किथे गईयां? कौम का अरबों रुपया बर्बाद करके, कई लोगों को oblige करके, उनके ज़मीर ख़रीद के, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ 40-40 येलो कैब्स, आज उनमें से कुछ सेनेट में भी बैठे हैं। तो पीली टैक्सी तो फलाना,
ट्रैक्टर, तो बिल्कुल सारे झुनझुने, फ्रॉड, फजूल। रेमंड बेकर की किताब है यार, मुझे पता होता आपने, मैं रिकमेंड करता हूँ, पढ़ लें। नेक्स्ट टाइम आप आओगे मुझे याद कराएं। I'll definitely हाँ, read वो पढ़ना that। ज़रा। सर बड़ा ज़बरदस्त कमेंट, बड़ा फेयर कमेंट आपने किया और बड़ी डिटेल में आपसे तफसीली हुई है। आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत Most शुक्रिया। welcome, ख़वातीन और most हज़रात, आज की जो डिस्कशन है उसके अंदर बहुत सारी बातें खुली हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो एक सिस्टम के तहत हो रहा है और सिस्टम जब तक बदबूदार है हम उसका हिस्सा है। वो तत्हीर में अगर नहीं आता या उसकी तत्हीर नहीं होती, हम भी उसी का हिस्सा रहेंगे और इसमें हमें फ़ख्र महसूस हो या हम शर्म महसूस करें, बहरहाल हम इसी सिस्टम में हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।